Hello students, now we are going to discuss physics paper of JEE Advanced Shift 2. तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन गिवन है, लार्ज स्क्वायर कंटेनर विथ थिन ट्रांसपेरेंट वॉल्स, इस तरीके की वॉल्स हैं, ठीक है। उसके अंदर एक लिक्विड जो है वो फुल कर रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसका यहाँ कॉर्नर जो है उससे डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन से देख रहा है, तो इसकी दो इमेजेस बनेंगी I1 और I2। हमें इन दोनों इमेजेस का जो सेपरेशन है वो फाइंड आउट करना है। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट की एक तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी और दूसरी इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर है उसे O1 और O2 दो इमेजेस दिखाई देंगी। O1 वाली इमेज तो ये वाला जो सरफेस है यहां से दिखाई देगी और O2 वाली जो इमेज है वो इस सरफेस से दिखाई देगी, ठीक है। हम इन दोनों इमेजेस का जो सेपरेशन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाला एंगल 45, तो सबसे पहले लिख सकता हूं P1O, P1O जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 12 cos 45। ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं शिफ्ट, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट जो है उसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक। नॉर्मल शिफ्ट जो है उसके लिए एपरेंट डेप्थ जो है वो हो जाएगी P1O1, इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी P1O डिवाइडेड बाई म्यू जो है उसकी वैल्यू है 4/3, ठीक। इसके बाद हम O से O1 का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। इस वाले डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी P1O माइनस P1O1, ठीक। तो ये वाला डिस्टेंस हमें सारी वैल्यूज जो हैं वो गिवन है, ये वाला डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। सिमिलरली O2 जो डिस्टेंस है वो भी इसके बराबर होगा, इक्वल होने वाला है, ठीक। और ये दोनों जो हैं वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होंगी। ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल भी 45, तो डिस्टेंस O1 O2 जो है वो हो जाएगा 2O1 cos 45, ठीक। वैल्यूज रखने पे हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जर्वर यहाँ पे शो कर रखा है और इस तरह से लिखा हुआ है कि लाइन ऑफ साइट, ठीक। दैट मीन्स ऑब्जर्वर जो है वो इधर रहते हुए ये वाली जो इमेजेस हैं इनको देखेगा, लेकिन ये वाली जो इमेज है O1 इसके लिए तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस एज्यूम कर लिया, तो लाइट इधर जा रही होगी। जो O2 है उसके लिए भी हमने नियर नॉर्मल इंसिडेंस एज्यूम किया, लाइट इस डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला क्वेश्चन जो है ये बोनस होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक टनल गिवन है, उस टनल के अंदर जो है वो एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और टनल का क्रॉस सेक्शन एरिया और ट्रेन का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो दोनों गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि ट्रेन के आसपास प्रेशर और एक जो नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर है उन दोनों का डिफरेंस P0 माइनस P, ठीक है। ये ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो उस पर किस तरह से डिपेंडेंट है। ये भी गिवन है कि फ्लोज between its sides and walls of the tunnel also the air flow with respect to the train is steady and laminar। जब फ्लो स्टेडी और लेमिनार होता है तो हम लोग बर्नौली इक्वेशन जो है उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से टनल है, यहाँ पे मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 जो है इसकी वैल्यू गिवन है S0, ठीक।
और यहाँ पे ट्रेन है। ट्रेन देखो v वेलोसिटी जो है उससे चल रही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक दूसरा क्रॉस सेक्शन एज्यूम करते हैं, ये वाला क्रॉस सेक्शन A2। अच्छा, ट्रेन का एरिया जो है वो हमें गिवन है कि S0/4 है, ठीक। तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हो जाएगा 3/4 S0। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन S0 और यहाँ पे जो एयर का क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4 S0, ठीक। अच्छा, ट्रेन इस डायरेक्शन में v से चल रही है और क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रेन के रिलेटिव जो भी एयर है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी और फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन और लैमिनर है, ठीक है, स्टेडी फ्लो है। तो एक काम करते हैं, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 लिख लेता हूँ, ठीक। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मैं लिख सकता हूँ a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ठीक। और देख सकते हैं v1 जो है उसकी वैल्यू v के बराबर हो जाएगी, ठीक, क्योंकि हम ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिख रहे हैं, ठीक। तो v1 एंड v2 जो हैं वो एयर की स्पीड्स हैं रिलेटिव टू ट्रेन एट द क्रॉस सेक्शंस a1 एंड a2। यहां से हमारे पास आएगा v2 इज इक्वल टू 4/3v, ठीक। ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई की है। नेक्स्ट हम यूज करेंगे बर्नौली इक्वेशन, ठीक। अब यहाँ पे ग्राउंड से जो हाइट है वो दोनों की सिमिलर है, तो हाइट वाले टर्म नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर P0 है, यहाँ पे प्रेशर P है, P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हाइट वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि दोनों जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। ठीक, अच्छा, V2 की वैल्यू 4/3v और V1 जो है उसे v लिख देंगे। तो हमारा आंसर जो है वो 9 हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो डिस्क इस तरह से गिवन है, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल जो है वो 200 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं, इनका सेपरेशन भी गिवन है। यहाँ से छोटी छोटी बॉल्स जो हैं उनको रिलीज करते हैं, ठीक। तो बॉल्स को रिलीज करेंगे तो विस्कस फोर्सेस वगैरह की वजह से आफ्टर सम टाइम बॉल्स विल अचीव, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद हम जो स्विच है उसे क्लोज कर देते हैं टू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, ठीक है। और अब जो बॉल्स आ रही हैं वो बॉल्स फ्लोट कर रही हैं, दैट मीन्स उनके ऊपर नेट फोर्स 0 है, ठीक। तो हमें पता लगाना है यहाँ पर कि इसके अंदर जो एक बॉल है उसका रेडियस वगैरह गिवन है, तो उसके अंदर जो है वो कितना चार्ज होने वाला है। ठीक, तो ये फ्लोट कर रही है, फॉर फ्लोटिंग mg इज इक्वल टू QE, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि आपको जो बाइंड फोर्स है वो नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, इस केस के लिए। तो नेट फोर्स 0, 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई g इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 200 वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्क के बीच का सेपरेशन 0.01, ठीक है। रेडियस, डेंसिटी, सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारे पास Q जो है उसकी वैल्यू आएगी 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक। आप इसे देख के बता सकते हो। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक, ये हो जाएगा 6,
ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल बॉल है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक बलून है और उस बलून के अंदर कुछ पैसेंजर्स, ठीक है, और ये बलून जो है वो अर्थ से 100 मीटर की हाइट पे फ्रीली फ्लोट कर रहा है। दैट मीन्स उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो बाइंड फोर्स है वो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक। अच्छा, बलून के अंदर 1 किलोग्राम के कुछ सैंड बैग्स रखे हुए हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर से कुछ सैंड बैग्स, n नंबर ऑफ सैंड बैग्स को बाहर फेंक देते हैं। बाहर फेंक देते हैं तो बलून का मास कम हो जाएगा, ठीक, और उसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। दैट मीन्स बाइंड फोर्स उतना ही रहता है। तो बलून जो है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है। 150 मीटर की हाइट पे जो है वो वापस से फ्लोट करने लगता है। दैट मीन्स उस टाइम पे बाइंड फोर्स और उसका जो नया वेट है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक। क्वेश्चन के अंदर हमें ग्राउंड से जो डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी, वो एज अ फंक्शन ऑफ हाइट गिवन है, ठीक। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने बलून्स को हमने, कितने सैंडबैग्स को हमने बाहर थ्रो किया होगा। इस तरह से होगा बलून, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स जो है वो हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, ठीक। तो हम बता देंगे इनिशियली यही मास इनिशियली 480 किलोग्राम, 480 जी इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। डेंसिटी को ऐसे लिख देता हूँ, डेंसिटी एट 100 मल्टीप्लाइड बाई g। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक। फाइनली n सैंडबैग्स जो है उनको थ्रो कर दिया, ठीक है, उनको बाहर निकाल दिया, और एक सैंडबैग का मास जो है वो 1 किलोग्राम है। तो अब हो जाएगा जो टोटल मास है 480 माइनस n जी, ठीक है। बलून का जो बाइंड फोर्स के लिए वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 150 मल्टीप्लाइड बाय जी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास आ जाएगा 480 डिवाइड माइनस n डिवाइडेड बाई 480 इक्वल टू, देखो यहाँ पर v और g जो हैं वो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। हमारे पास यहाँ पे बचेगा डेंसिटी 150 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 100, ठीक। डेंसिटी जो है वो इस तरह से फंक्शन गिवन है, रो इज इक्वल टू रो नॉट e टू द पावर माइनस h अपॉन h नॉट, और h नॉट जो है उसकी वैल्यू गिवन है 6000। तो जब इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा तो हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाई h नॉट, ठीक। 1 माइनस n डिवाइडेड बाई 480 इज इक्वल टू, ठीक है। इसे कंपेयर करते हैं e टू द पावर x। e टू द पावर x जो है उसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्रोवाइडेड x इज स्मॉल। तो इसे लिख देते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ से दोनों को कंपेयर करते हैं, हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स 4 सैंडबैग्स जो है वो बलून से बाहर फेंकेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। एक पॉइंट चार्ज है, उसे हमने सस्पेंड कर रखा है, ठीक, एक स्ट्रिंग से, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक डायपोल को पास लाते हैं, डायपोल को पास लाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज जो है वो रिपेल होके यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक। और उसकी जो इनिशियल लेवल था वहाँ से हाइट जो है वो h है, और जो स्ट्रिंग है वो अल्फा एंगल से रोटेट हो जाती है, ठीक। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि एक्सटर्नल एजेंट जो है उसने कितना वर्क परफॉर्म किया है, ठीक। दैट मीन्स अगर हम सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर दें, अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं क्योंकि दोनों ही मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो वर्क डन क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, उसके लिए हम ये भी कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे दो पार्ट्स होंगे, एक तो इस पॉइंट मास की
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये h हाइट ऊपर आया और दूसरा डाइपोल और चार्ज के इंटरेक्शन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला डिस्टेंस r लिख देता हूँ, ठीक है। r की जो वैल्यू है वो है 2l साइन अल्फा अपॉन 2। अच्छा, ये वाला एंगल जो है ये है 90 माइनस अल्फा बाई 2, दैट मीन्स ये वाला एंगल अल्फा बाई 2। तो ये जो हाइट h है, h को भी हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू r साइन अल्फा बाई 2, ठीक। तो h की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक। तो ये हमने हाइट, रेडियस वगैरह जो है इनकी वैल्यूज लिख लिए हैं, ठीक है। r जो है वो यहाँ से, डाइपोल जो है यहाँ से इस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस है, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट चार्ज देखो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका एफबीडी बनाते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, इस डायरेक्शन में t और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा QE, ठीक। E की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा 2kp डिवाइडेड बाई RQ, ठीक। R ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो पॉइंट है डाइपोल के एक्सिस पे, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2kp डिवाइडेड बाई RQ, ठीक। ये वाला एंगल जो है ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फा बाई 2, वन 180 माइनस अल्फा प्लस है 90 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक। तो क्वेश्चन में जो लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग mg डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस अल्फा। आ जाएगा cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू QE, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फा, साइन अल्फा को हम लिख देंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो कॉस वाले टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा mg इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, ठीक। अब लिखते हैं वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, mgh, ये तो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और साथ ही साथ यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगी Q मल्टीप्लाइड बाई V, ठीक। डाइपोल की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो Q मल्टीप्लाइड बाई V। डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है वो हो जाएगा Kp डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसे मैं लिख सकता हूँ Kp डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक। तो Kp बाई R स्क्वायर जो है उसकी जगह लिख दूंगा RE अपॉन 2, ठीक। ये जो एक्सप्रेशन है ठीक, फिर यहाँ पर देखो R की वैल्यू लिखूंगा और R की वैल्यू जो है उसे
एच के टर्म्स में लिख दूंगा, ठीक। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास, ठीक है, आंसर आएगा वर्क इज इक्वल टू एम जी एच प्लस एम जी एच। तो टोटल वर्क जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 एम जी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसकी टोटल हाइट है 8 मीटर, ठीक है। इट इज केप्ट वर्टिकली। दो इक्वल पार्ट्स में एक डायथर्मिक पिस्टन, डायथर्मिक मीन्स उसके दोनों तरफ टेम्परेचर जो है वो सेम होने वाला है, ठीक। परफेक्ट थर्मल कंडक्टर, इसका मास गिवन है, ठीक। और पार्टीशन जो है उसे इनिशियली हमने होल्ड कर रखा है, ठीक। दोनों तरफ 0.1 मोल ऑफ गैस है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो पिस्टन है उसे रिलीज करते हैं। पिस्टन को रिलीज करने के बाद क्या होगा कि पिस्टन जो है वो नीचे आना चाहिए, ठीक। आफ्टर सम टाइम इट विल अचीव इक्विलिब्रियम। तो हमें ये बताना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में पिस्टन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से कितना डिस्टेंस होने वाला है, कितनी डेप्थ पे होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए अज्यूम कर लेता हूं, ठीक। तो इनिशियली दोनों के लिए लिख सकता हूं प्रेशर, ओरिजिनल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख देता हूं ए मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू एन आर मल्टीप्लाइड बाय 300 फॉर बोथ। ठीक है, ये हम दोनों कंपार्टमेंट के लिए बता सकते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों के लिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, पिस्टन मान लो फाइनली इक्विलिब्रियम में यहाँ पे आ जाता है, ये इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं ये वाली जो हाइट है ये है h, ठीक। ऊपर वाले पार्टीशन में प्रेशर P1, नीचे वाले पार्टीशन जो उसमें प्रेशर P2, ठीक। तो पिस्टन का FBD ड्रॉ करें तो पिस्टन पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है P2A, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है P1A, और साथ ही साथ नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है mg, ठीक। तो पिस्टन के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखूँ तो हमारे पास आ जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस mg डिवाइडेड बाई a, ठीक। ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को बाद में हम काम में लेंगे, ठीक है। पहले जो कंपार्टमेंट 1 ऊपर वाला और नीचे वाला है उन दोनों के लिए आइडियल गैस की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक। मैं लिख सकता हूँ P इंटू 4A इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों तरफ टेम्परेचर जो है वो सेम रहने वाला है, इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाइड बाई HA, ठीक। तो ये तो हमने इसके लिए लिख दिया है, ठीक है। दूसरा वाला जो नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है उसके लिए लिखते हैं P इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। जो नीचे वाला कंटेनर है उसकी हाइट तो हो जाएगी 8 माइनस h और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हो जाएगा हमारे पास A, ठीक। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे अज्यूमिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। हमने जो टेम्परेचर है उसे कांस्टेंट अज्यूम करते हुए ये वाली जो इक्वेशन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट वो लिखी है, ठीक। P2 जो है उसे लिख देते हैं, A को कैंसिल करते हैं पहले, P2 जो है उसे लिख देता हूँ P 4P डिवाइडेड बाई 8 माइनस h। P1 को लिख देता हूँ 4P डिवाइडेड बाई h प्लस mg अपॉन a, ठीक है। यहाँ पर देखो इनिशियली जो है वो उसे इस तरह से इक्वेशन लिखी थी हमने, ठीक। तो यहाँ पर देखो P जो है उसकी वैल्यू आएगी 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 300, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 30, 15 R बाई
टू ए। पी को लिख देता हूँ 15R डिवाइडेड बाई 2A। ठीक, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक इन h। ठीक, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 6 मीटर। ठीक है, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, एक रूट नेगेटिव होगा तो h की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक, तो फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया यहाँ पे, इसमें एक एरर है। एरर ये है कि हमने अज्यूम कर लिया टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक, वो ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम जो है वो तो आइसोलेटेड है। ठीक है, सराउंडिंग से नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स इज पॉसिबल, बट यहाँ पे पिस्टन पहले ऊपर था फिर नीचे आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा इट विल लूज सम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो वाली एनर्जी कहाँ पे जाएगी? दैट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय बोथ पार्टीशंस। ठीक है, और उनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक, तो अगर हमें गैस की इंफॉर्मेशन गिवन होती, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक या फिर लेटेस्ट से सीवी की इंफॉर्मेशन जो है वो बताते, तब तो हम उसमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते थे। अदरवाइज यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यही है कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट अज्यूम करके एच की वैल्यू 6 मीटर फाइंड करें। अब हम दूसरे सेक्शन पे आ गए हैं जो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाला सेक्शन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल बीकर है। ठीक है, उसमें एच हाइट तक लिक्विड जो है वो फुल कर रखा है और फिर इसे ओमेगा से रोटेट करते हैं तो साइड वाला जो लिक्विड है वो स्मॉल एच हाइट से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो हमें इसका जो रेडियस है वो स्मॉलर एज्यूम कर लिया हमने वेसल का। ठीक, और यहाँ पे जो शेप है उसे स्फेरिकल एज्यूम करके रेडियस आर की, कैपिटल आर। ठीक है, हमें ऑप्शंस जो हैं उनमें से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। इस तरह से वेसल है, मान लो यहाँ पर सेंटर है, आर है, ये भी आर। ठीक है, ये वाली हाइट जो है वो स्मॉल एच है। हम जानते हैं कि ये वाली शेप जो है वो पैराबोलिक होती है। ठीक, और एच की वैल्यू जो है वो हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ना ये रिजल्ट जो है वो हमें याद रहना चाहिए। ठीक, अच्छा जो ट्राइंगल AOB है, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसे स्मॉल आर लिखा है और ये वाली हाइट कंप्लीट आर है तो ये हो जाएगा आर माइनस एच। आर जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h। ठीक है, तो यहाँ से हम बता देंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में गिवन है h इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू r, r के कंपैरिजन में भी स्मॉल है। तो हम ये भी कह सकते हैं r जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर बाई 2h के बराबर है। ठीक, अब चलते हैं एपरेंट डेप्थ के लिए। फॉर एपरेंट डेप्थ, तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस के लिए एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हो जाता है n2/v माइनस n1/u
इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R। ठीक, तो मान लो हमें जो इसका बेस है, जो बॉटम है, उसी की इमेज या उसी की डेप्थ जो है वो फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक, तो ये वाली जो डेप्थ है ये हो जाएगी h। ठीक है, आप इसे h माइनस स्मॉल h में लिख सकते हो, क्योंकि हम जो है वो स्मॉल h को कैपिटल H के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक, अच्छा N2 की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई v माइनस N1 की वैल्यू है 4/3। u जो है उसकी वैल्यू h लिखो, चाहे h माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई r। यहाँ पर और देखते हैं 1/v प्लस 4/3h इज इक्वल टू माइनस 1/3r। ठीक है, जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें v की वैल्यू जो है वो कैपिटल R के टर्म्स में नहीं गिवन है। ठीक, तो हम जो है उसे चेंज कर देंगे। ठीक, चेंज इस तरह से करेंगे। ठीक है, r की वैल्यू जो है वो स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h के बराबर है। ठीक, तो h की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे r स्क्वायर बाई h इज इक्वल टू 2g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो r स्क्वायर बाई h जो है, ठीक, उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ये आ जाएगी g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग r की वैल्यू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर जो है वो काम में ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास जो है वो v की वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू 3h/4 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 4g माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरा करेक्ट ऑप्शन बता देंगे। एक स्टूडेंट जो है वो 30 डिग्री इंक्लिनेशन का एक रैंप है, ठीक है, इंक्लाइन जैसा है, उसके ऊपर चलता है। ठीक, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है। ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट जो है, जो लोएस्ट वाला पॉइंट है, वहाँ से v0 वेलोसिटी से, स्पीड से स्टार्ट करता है। ठीक, और यहाँ तक जाता है और फिर एक सेमी सर्कुलर टर्न जिसका रेडियस r है, ठीक, उसे क्रॉस करके वापस नीचे की तरफ आता है। ठीक है, सेमी सर्कल पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, x y इसकी ट्रेजेक्ट्री का हाईएस्ट पॉइंट और फिर z। ठीक है, इतने टाइम में इसके ग्राउंड से जो हाइट है वो h गेन हो जाती है। ठीक, तो हमें जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं कि वेलोसिटी h और r के बीच में किस तरह का रिलेशन है। साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि कौन से पॉइंट्स पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मैक्सिमम है। तो इस तरह से रैंप जो है वो गिवन है। ठीक है, और यहाँ से ये v0 से स्टार्ट होता है। ठीक, और मान लो यहाँ पे जो है वो सर्कुलर पाथ पे इसकी स्पीड जो है वो v है। ठीक है, और देखते हैं इस इंस्टेंट पे सर्कुलर पाथ में ऐसे चल रहा है। ठीक, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। ठीक, और इसकी स्पीड जो है वो v है, इस तरह से इंक्लाइन है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है v स्पीड से, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स mg sin थीटा लग रहा है। ठीक है, और रेडियस जो है वो r है। मैं लिख सकता हूँ mg sin थीटा जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ठीक, तो v स्क्वायर जो है वो हो जाएगा g/2। ठीक है, ये जो स्पीड है ये उसकी हाईएस्ट जो पॉइंट है उसकी ट्रेजेक्ट्री का पॉइंट y, वहाँ पे उसकी स्पीड है। ठीक, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो मैं लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट y जो है इन दोनों के बीच में अप्लाई कर रहा हूँ। हाफ mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसने एक्वायर कर लिया। ठीक, v0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे देखो v स्क्वायर जो है उसकी जगह लिख दूंगा gr/2। v स्क्वायर gr डिवाइडेड बाई 4 प्लस gh। तो हमारे पास आ जाएगा v0 स्क्वायर
माइनस 2GH इज इक्वल टू GR/2। ठीक, तो एक ऑप्शन जो है वो हम यहाँ से बता देंगे। उसके बाद ये भी पूछा है कि x, ठीक, देखो y जो है वहाँ पे स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी कंपेयर टू x एंड z, ठीक, क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं सर्कुलर पाथ के लिए x और z जो पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स पे स्पीड मैक्सिमम है। फॉर सर्कुलर पाथ speed on x and z is maximum। ठीक है, x और z जो पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स पे स्पीड मैक्सिमम है। ठीक है, हम केवल सर्कुलर पाथ जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, सो वी कैन से सेंट्रीपिटल फोर्स इज मैक्सिमम एट पॉइंट्स x एंड z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक रॉड है, मास m है, लेंथ कैपिटल L है। ठीक, ये इस एंड पे पिवटेड है, ठीक, और वर्टिकली हैंग कर रही है। एक बुलेट है, सेम मास है, ठीक है, और बुलेट जो है वो रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आते हुए उसे हिट करती है। ठीक है, एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, मतलब उस पर स्टिक कर जाती है। ठीक, तो कंबाइंड सिस्टम जो है वो ऐसे ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करने लगेगा। ठीक, तो एक तो हमें ऑप्शंस देख के बता सकते हैं कि एंगुलर स्पीड जो है वो पता लगानी है, साथ ही साथ ठीक है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितने x के लिए होगी, मतलब बुलेट किस पॉइंट पे आके रॉड को हिट करे, उस पर स्ट्राइक करे, सो दैट एंगुलर स्पीड इज मैक्सिमम। ठीक, तो वो जो डिस्टेंस है उसे हम एक्सएम से डिनोट कर रहे हैं। हमें एक्सएम की जो वैल्यू है वो भी फाइंड आउट करनी है। इस तरह से रॉड है, इस पॉइंट पे हिंज है। ठीक है, रॉड का मास m, लेंथ है, और बुलेट जो है वो यहाँ पर m/v से आ रही है, ऐसे हिट करती है परपेंडिकुलर। ठीक, तो जस्ट आफ्टर हिटिंग बुलेट जो है वो स्टिक कर जाएगी। मान लो एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा के इक्वल है। ठीक, सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। जो हिंज है उसके अबाउट अप्लाई करते हैं। तो इनिशियल देखो, केवल इस बुलेट के पास ही एंगुलर मोमेंटम है mv(x) इज इक्वल टू, अब पूरा सिस्टम जो है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो हम रॉड और पार्टिकल का जो सिस्टम है उसका इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं ml²/3। ये हो गया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास ओमेगा जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा जो है हो जाएगा v(x) डिवाइडेड बाई x² प्लस L²/3। ठीक, फॉर ओमेगा मैक्सिमम। ठीक है, ओमेगा मैक्सिमम होने के लिए मैं लिख सकता हूँ dω/dx, इसकी वैल्यू 0। ठीक, इसे डिफरेंशिएट करके 0 की इक्वेट कर देते हैं, v/x² प्लस L²/3। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू L/√3। दैट मीन्स जब x की वैल्यू L/√3 के इक्वल होगी उस इंस्टेंट पे ओमेगा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक, तो ओमेगा मैक्सिमम ये आ गया हमारे पास xm, और ओमेगा मैक्स या ओमेगा m जो है उसकी वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पर L/√3 रख देंगे। ठीक,
ये आ गई हमारे पास ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2020 का पेपर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें 1 to 9 क्वेश्चंस ऑलरेडी एमएसजी सर ने डिस्कस किए। आगे के क्वेश्चंस अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है कि एक एक्सरे ट्यूब है और उसमें कैथोड जो है फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो आके टारगेट पे यानी एनोड पे हिट कर रहे हैं और टारगेट और कैथोड के बीच में डिस्टेंस हमें दे रखी है वो कितनी है h। तो साथ में ये बोला है कि जो टारगेट है उसका पोटेंशियल कैथोड के पोटेंशियल से v वोल्ट से ज़्यादा है, ठीक है, और इससे हमें कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है वो यहाँ पे मिल रही है। आगे बोल रहा है कि अगर हम फिलामेंट की जो करंट है उसको अगर हम हाफ कर देते हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं उसको डबल कर देते हैं और सेपरेशन जो है उसको भी अगर हम हाफ कर देते हैं, तो अब यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, ये सारे ऑप्शंस अपने को चेक करने हैं, ठीक है। तो देखो, हम ये जानते हैं कि एक्सरे ट्यूब के अंदर कैथोड और एनोड के बीच में जो सेपरेशन है, तो उस सेपरेशन के ऊपर तो कैरेक्टरिस्टिक और कंटिन्यूस एक्सरेज जो है वो डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। वो कंटिन्यूस एक्सरेज जो हैं उनकी जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो हैं वो जो है वो टारगेट मटेरियल पर डिपेंड करती है। उस टारगेट मटेरियल के अंदर जो ट्रांजिशंस होंगे उन ट्रांजिशंस के ऊपर वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ पे तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो टारगेट के ऊपर डिपेंड करती हैं और टारगेट हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, टारगेट सेम ही है, ठीक है। बट वोल्टेज को अगर हम डबल कर रहे हैं तो जो कंटिन्यूस एक्सरेज हैं उन कंटिन्यूस एक्सरेज की जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो इनिशियली कट ऑफ वेवलेंथ वो होगी hc/EV, ठीक है, और फाइनली अगर हम देखेंगे तो कट ऑफ वेवलेंथ जो है लैम्डा फाइनल उसकी वैल्यू हो जाएगी hc/E/2v। तो कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी के लिए अगर हम देखें तो फिलामेंट जो है उसमें करंट अगर हम हाफ कर देंगे तो फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी भी हाफ हो जाएगी, और अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी तो जो एक्सरेज वहाँ पे एमिट हो रही हैं वो एक्सरेज की जो इंटेंसिटी है वो भी हाफ हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शंस अगर हम यहाँ पे मार्क करते हैं तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है कि कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज विल रिमेन दी सेम, तो ये ट्रू है। बी ऑप्शन में बोल रहा है कि कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज विल रिमेन द सेम। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वेवलेंथ जो है वो तो सेम ही रहेगी, बट कट ऑफ वेवलेंथ हाफ हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, फॉल्स है, इनकरेक्ट है। इसके बाद में सी ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं। सी ऑप्शन में ये कह रहा है कि द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द एक्सरेज विल डिक्रीज, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर करंट हम हाफ कर देंगे तो इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन जो है उसमें हमें ये बोल रहा है कि द कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम 2 times लार्जर द इंटेंसिटी एंड द इंटेंसिटी ऑल द एक्सरेज विल डिक्रीज। तो कट ऑफ वेवलेंथ तो हाफ हो रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ए एंड सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2 आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड्स पेयर हैं सेम मास के और सेम चार्ज के, दोनों को एयर के अंदर एक कॉमन पॉइंट से नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग से हमने हैंग कर रखा है और इक्विलिब्रियम में दोनों के बीच में जो एंगल हमें दे रखा है अल्फा, एंगल की वैल्यू हमें दे रखी है वो है अल्फा। अब पूरे अरेंजमेंट को जो है हम एक डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में सबमर्ज कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी हमें दे रखी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमें दे रखा है, और साथ में दे रखा है कि जो एंगल है इक्विलिब्रियम में वो चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें ये ऑप्शंस यहाँ पे चेक करने हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पेयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हम जो है चार्जेस को रख देंगे तो चार्जेस पे जो नेट फोर्स है
वो चेंज हो जाता है, चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पेयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि दोनों स्पेयर जो एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो अनचेंज रहेगा, बट दोनों पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मास डेंसिटी के लिए और टेंशन के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मास डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे सिचुएशन देख लेते हैं कि सिचुएशन ऐसे है। ये दोनों स्पेयर हो गए, वर्टिकल से टोटल एंगल हमें अल्फा दे रखा है, तो ये एंगल भी अल्फा बाई 2 है और ये भी अल्फा बाई 2 है। दोनों स्पेयर इक्विलिब्रियम में है तो इन पे फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन का फोर्स हो गया T इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स वो ऐसे लग रहा है और वेट वो इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है। वर्टिकल के साथ में ये एंगल अगर हम देखेंगे तो ये एंगल भी अल्फा बाई 2 होगा। तो टेंशन के हम कंपोनेंट यहाँ पे कर सकते हैं। कंपोनेंट अगर करते हैं टेंशन के तो अपने पास में वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा T कॉस अल्फा बाई 2 और ये mg के इक्वल होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टेंशन का कंपोनेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो अपने पास में tan अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू आ रही है वो हो गई Fe अपॉन mg। ठीक है, अब अगर इस अरेंजमेंट को हम डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में सबमर्ज कर देते हैं तो उसके बाद में क्या चेंज होगा? एक तो नेट फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, दूसरा वहाँ पे एक और फोर्स आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बायोंसी। तो फर्स्ट जो रिलेशन अपने पास में आया वो है tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू Fe अपॉन mg। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर हम इसको सबमर्ज कर देते हैं तो अब अगर हम फोर्सेस देखेंगे इधर टेंशन T डेज हम ले लेते हैं, ये एंगल अल्फा बाई 2 होगा, ये एंगल भी अल्फा बाई 2 होगा। यहाँ पे जो अब इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगी, तो ये वैल्यू हमें दे रखी है वो है 21 mg और एक अपवार्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ बायोंसी भी यहाँ पे आ जाएगा। स्टिल जो है अरेंजमेंट वो इक्विलिब्रियम में है, तो फिर से हम यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो अपने पास में रिलेशन ये आ गया T डेज कॉस अल्फा बाई 2 प्लस फोर्स ऑफ बायोंसी इक्वल टू mg। तो यहाँ से इसको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं T डेज कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल टू mg माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा T डेज साइन अल्फा बाई 2 Fe अपॉन 21। ये सेकेंड रिलेशन है। दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो tan अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे हो गई Fe अपॉन 21 इंटू mg माइनस b। तो एयर में जो हमने कैलकुलेट किया था tan अल्फा बाई 2 उसकी वैल्यू ये थी और मीडियम में जो हमने कैलकुलेट किया ये है। एंगल सेम ही है तो हम दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ अगर हम रख देते हैं तो ये हो गया Fe अपॉन mg 21। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास में ये आ गया 21 इंटू फोर्स ऑफ बायोंसी इक्वल टू 20 mg। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 21 इंटू लिक्विड की जो डेंसिटी है वो हमें दे रखी है, सबमर्ज वॉल्यूम V इंटू जी, ये हो गया 20। और बॉल जो है दोनों जो स्पेरिकल बॉल्स हैं उनके लिए अगर हम डेंसिटी ले लेते हैं वो है रो V इंटू जी, तो ये टर्म्स कैंसिल हो गई। यहाँ से डेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 21 इंटू वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमें दे रखी है वो है 800
अपॉन 20। तो यहाँ से डेंसिटी अपने पास में आ रही है 840। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मास डेंसिटी जो है वो कितनी है, 840 kg पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए एंड सी जो है वो यहाँ पे ट्रू है। टेंशन के लिए हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो टेंशन की वैल्यू है वो भी यहाँ पे चेंज हो रही है। जैसे सेकंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो यहाँ पे जब एयर में था तब सेकंड इक्वेशन अपने पास में ये थी T sin α/2 इज इक्वल टू FE। और अब टी डेज की वैल्यू हम देख रहे हैं कि इसमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पे फैक्टर है 21 का, तो टेंशन चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड भी हमें दे रखी है। साथ में हमें पार्टिकल के ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू x²/2, यानी कि पार्टिकल जो है वो पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है और x और y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं वो है ax एंड ay। तो हमें ये ऑप्शंस यहाँ पे चेक करने हैं। तो ऑप्शंस जो हैं वो x और y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से रिलेटेड हैं। तो पहले हम एक्सेलरेशन में रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। रिलेशन के लिए पहले हम वेलोसिटी में रिलेशन देख लेते हैं। तो ट्रेजेक्टरी की जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो है y इक्वल टू x²/2। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dy/dt ये हो गया 2x इंटू dx/dt। तो यहाँ से वेलोसिटी में रिलेशन आ गया, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है dy/dt वो हो गया x इंटू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ये वेलोसिटी में रिलेशन है। अब इसको फिर से हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उससे हमारे पास में एक्सेलरेशन में रिलेशन आ जाएगा। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया dvy/dt। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया vx इंटू dx/dt प्लस x इंटू dvx/dt। ये y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये हो गया ay। dx/dt वो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, तो vx² प्लस x इंटू ये x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन में रिलेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस यहाँ पे चेक करते हैं वन बाय वन। ए ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ए ऑप्शन में हमें कहा है कि ax इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इम्प्लाइज दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन ay इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पार्टिकल अगर ओरिजिन पे है तो ओरिजिन का मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 0 है, और अगर x इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ay जो है उसकी वैल्यू vx² के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो पार्टिकल अगर ओरिजिन पे है तो वहाँ पे अगर हम देखें तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये हम चेक करें तो हम यहाँ से पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री अगर ड्रॉ करें तो ये ऐसे पैराबोलिक पाथ पे पार्टिकल चल रहा है। x इक्वल टू 0 पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट जो है वो ऐसे x एक्सिस के अलोंग आएगा, यानी कि t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है। ठीक है, और vx जो है उसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्पीड हमें दे रखी है t इक्वल टू 0 पे, तो वो कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियली जो वेलोसिटी है, तो vx की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से ay की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बट यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ax की वैल्यू चाहे कुछ भी है, अगर हम ओरिजिन पे देख रहे हैं तो ये वाली टर्म हमेशा 0 होगी, तो ay की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ax इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ax इक्वल टू 1 की वजह से जो है ay इक्वल टू 1 नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 की वजह से हम देख रहे हैं कि ax की वैल्यू चाहे कुछ भी है, ax 1 होना कोई ज़रूरी नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ भी अगर है तो ay की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो ये हम ऑप्शन जो है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ax इक्वल टू 1 ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि ay की वैल्यू 1 होगी। ax की कुछ भी वैल्यू हो चाहे हमेशा ay की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0 पे वो 1 ही होगी। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। इसके बाद में ऑप्शन बी जो है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑप्शन बी में कहा है कि ax इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ay इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर इसमें हम ax की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू vx² के इक्वल आ जाएगी, तो वो हमेशा ही vx² के इक्वल होगी। vx जो है वो t इक्वल टू 0 पे
इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 1, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इट विल बी इक्वल टू 1 फॉर ऑल टाइम्स। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ट्रू है, ये करेक्ट है। इसके बाद में ऑप्शन सी हम चेक कर सकते हैं, t इक्वल टू 0 पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन x डायरेक्शन, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेक किया है। t इक्वल टू 0 पे पाथ पे टेंजेंट अगर देखेंगे तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, तो t इक्वल टू 0 पे टेंजेंट x एक्सिस के अलोंग है, तो t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। इसके बाद में डी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि अगर ax की वैल्यू 0 है तो t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसका x एक्सिस से एंगल 45 होगा। तो हम पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका एंगल हम x एक्सिस से देखेंगे। तो डी ऑप्शन में ax अगर 0 है तो हम ये बोल सकते हैं कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, और वो x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, वही होगी जो कि t इक्वल टू 0 पे है, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब y डायरेक्शन में वेलोसिटी हम देखते हैं, तो y डायरेक्शन में पहले एक्सेलरेशन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया कि ऑप्शन बी में कि अगर ax इक्वल टू 0 है तो ay की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ax अगर 0 है तो ay की वैल्यू क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो हम y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। सो vy विल बी इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में वो 0 है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, ay भी 1 है और टाइम की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड है और x में भी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर हम देखेंगे, ये x ये y, तो x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी वो 1 है और y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी 1 है। रिजल्टेंट वेलोसिटी वो यहाँ पे होगी बाइसेक्टर के अलोंग, और ये वाला एंगल जो है वो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे y डायरेक्शन और x डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, इसलिए रिजल्टेंट वेलोसिटी x एक्सिस से 45 डिग्री पे होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट अब सेक्शन 3 में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्शन 3 के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, और इनका जो मार्किंग पैटर्न है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कि एक स्पेरिकल बबल है वाटर के अंदर और बबल के रेडियस जो है वो कैपिटल R है। साथ में हमें ये दे रखा है कि बबल के अंदर प्रेशर और वाटर के अंदर प्रेशर वो सेम ही है P0, ठीक है। यानी कि बबल के अंदर और बबल के बाहर, बबल जो है वो वाटर के अंदर है, तो इसका मतलब बबल के अंदर और वाटर के अंदर यानी कि बबल के बाहर प्रेशर सेम ही है। तो इसका मतलब यह है कि हमें सरफेस टेंशन का इफेक्ट यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, तभी ऐसा होगा, ठीक है। आगे इसमें बोला है कि द बबल नाउ गेट्स कंप्रेस्ड रेडियली इन एन एडियाबेटिक मैनर सो दैट रेडियस बिकम्स r माइनस ए, और a जो है वो r के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल है। तो हमें इस प्रोसेस के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है, और उसका एक्सप्रेशन हमें दे रखा है इक्वेशन में। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करके एक्सप्रेशन को उससे कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और गैस के लिए हमें गामा दे रखा है CP/CV 41/30, ठीक है। तो हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम पहले कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। इनिशियल प्रेशर जो है वो अपने पास में यहाँ पे P1 ले लेते हैं, उसकी वैल्यू है P0। इनिशियल वॉल्यूम ये होगा 4/3 पाई r3, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम 4/3 पाई, और अब रेडियस है r माइनस ए क्यूब, ठीक है। और a की जो वैल्यू है वो r के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल हमें दे रखी है, तो हम यहाँ से r को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया 4/3 पाई r3, और यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस a/r पावर 3। तो ये जो टर्म है ये 1 के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल है, तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो V2 की जो वैल्यू अपने पास में आ रही है, ये वाली टर्म तो V1 के इक्वल है, और ये इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने से ये आ जाएगा 3a/r, ठीक है। तो ये V2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ V1,
ठीक है। फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए प्रोसेस की इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो वो अपने पास में रिलेशन होगा P1 V1 रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू P2 V2 रेस्ट टू पावर गामा। ठीक है, इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो P1 जो है वो तो है P नॉट, V1 को V1 ही रख लेते हैं, वैल्यू बाद में लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जब रिक्वायर्ड होगा। और P2 हमें कैलकुलेट करना है और V2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा V1 रेस्ट टू पावर गामा 1 माइनस 3a अपॉन आर रेस्ट टू पावर गामा। तो यहाँ पे V1 जो है ये तो कैंसिल हो गया और P2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में P नॉट, इस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 3a अपॉन आर रेस्ट टू पावर माइनस गामा। ठीक है, अगेन हम देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में ये जो 3a बाई आर है, क्योंकि a जो है वो r के कंपेरिजन में काफ़ी स्मॉल है, तो हम यहाँ पे भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं तो ये अपने पास में आ जाएगा P2 इक्वल टू P नॉट 1 माइनस माइनस ये हो गया प्लस गामा 3a बाई आर, और गामा की भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 41 अपॉन 30 इंटू 3a अपॉन आर। तो यहाँ पे 3 से ये एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा 3 का, और P2 की वैल्यू अपने पास में आ गई P नॉट 1 प्लस 41a अपॉन 10r। ठीक है, तो ये अपने पास में फाइनल प्रेशर आ गया। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन जो है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वो हम जानते हैं, उसकी वैल्यू होगी P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, वैल्यूज रख देते हैं इसमें, P नॉट इंटू V1 माइनस P2 की वैल्यू ये है और V2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 माइनस 3a अपॉन आर। डिनोमीटर में गामा की वैल्यू रख देते हैं 41 अपॉन 30, माइनस 1 करेंगे तो ये अपने पास में आ गया 11 अपॉन 30। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में P नॉट V1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो P नॉट V1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अपने पास में यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 41a अपॉन आर इंटू 1 माइनस 3a, ये 10r है यहाँ पे 41 अपॉन 10r। ठीक है, इंटू 3a, और डिनोमीटर में अपने पास में यहाँ पे है 11 अपॉन 30। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से अपने पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये तो हो गया 30 P नॉट V1 अपॉन 11, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, पहले 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया माइनस 1 माइनस 41a अपॉन 10r, फिर माइनस 3a बाई आर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया प्लस 3a अपॉन आर प्लस 41 इंटू 3 123a स्क्वायर अपॉन 10r स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो 1 और 1 ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का ये वाला जो टर्म है वो a बाई आर के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल होगा, क्योंकि a बाई आर ही बहुत स्मॉल है, तो a बाई आर का स्क्वायर जो है वो और भी ज़्यादा स्मॉल होगा, तो हम इस वाली टर्म को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से अपने पास में वर्क डन का जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये हो गया 30 P नॉट V1 अपॉन 11, इन दोनों टर्म में 10r हम एलसीएम ले लेते हैं तो यह आ जाएगा -41 प्लस 30
तो -11A अपॉन 10R, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से 11 कैंसिल हो गया और एक 10 का फैक्टर भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -3P0V1 इंटू A अपॉन R। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन हमें देखना है, तो मैग्नीट्यूड वो अगर हम देखेंगे तो अपने पास में यहाँ पे नेगेटिव साइन हम हटा देते हैं, 3P0, इनिशियल वॉल्यूम V1 जो है उसकी वैल्यू भी रख देते हैं, तो ये हो गया 4/3 पाई R³ इंटू A/R। ठीक है, तो यहाँ से 3 का एक फैक्टर ये कैंसिल हो जाएगा, एक R की टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास में रिलेशन ये आ गया 4 पाई P0 R²A। तो ये अपने पास में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें RA² की टर्म दे रखी है, और हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो R²A आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हो सकता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बोनस हो सकता है। ठीक है ना, और अगर मान लो कि यहाँ पे R²A ही अगर होता तो फिर हम इसको कंपेयर करते कि अगर यहाँ पे A²R की जगह पे R²A ही अगर होता जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से फिर अपने पास में x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती, 1 आ जाती। ठीक है, बट यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है ये यहाँ पे लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसकी वजह से क्वेश्चन जो है ये बोनस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक सर्किट है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है और ये बैलेंस कंडीशन में है। अब इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है R3 जो कि 300 ओम है, उसके लिए हमें उसके वायर का हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है और कहा है कि अगर ये टेम्परेचर जो है इस वायर का रेजिस्टेंस का वो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हम इंक्रीज कर देते हैं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट S है और यहाँ पे जो पॉइंट T है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये जो पॉइंट्स हैं, बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, तो ये जो पॉइंट्स हैं S और T, इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, बट जैसे ही यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, उसके बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना यहाँ पे अराइज होगा, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम पॉइंट S और पॉइंट T का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम डिफरेंस चेक कर लेंगे। और वो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें यहाँ पे सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी ये भी चेक करना पड़ेगा, और उसके लिए पहले हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर अब हम देखेंगे तो अपने पास में आ जाएगा R3 डैश विल बी इक्वल टू R3 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, ये वैल्यूज़ इसमें हम रख देते हैं। तो पहले वैल्यू थी 300 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट वो हमें दे रखा है 0.0004 इंटू 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 312 ओम, यानी कि अब ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 312। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रिलेटिव पोटेंशियल यूज़ कर लेते हैं कि पॉइंट Q जो है उस पर हम पोटेंशियल मान लेते हैं कि वो कितना है, 0। तो अगर पॉइंट Q पे पोटेंशियल 0 है तो पॉइंट P पे पोटेंशियल हो जाएगा 50 वोल्ट। तो पॉइंट S पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इस वाली लाइन में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये करंट मान लिया I1 है, तो ये I1 ऐसे फ्लो होगा। और पॉइंट T का जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस वाली ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, तो वो हम ले लेते हैं I2। ये I2 करंट ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है, ये यहाँ पे ये सर्किट नहीं है, ये तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा वो इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, सर्किट का पार्ट यही है। तो I1 कैलकुलेट करने के लिए हम देख सकते हैं कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस वो 50 वोल्ट है। तो पहले हम I1 कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस 50 अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये दोनों सीरीज में है 312 प्लस 60, तो ये हो गया 372। ठीक है,
अब R3 के अक्रॉस हम ओम्स लॉ यूज कर लेते हैं, ठीक है। R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो ये इधर वाले टर्मिनल पे पोटेंशियल है Vs और इधर वाले टर्मिनल पे 0। I1 की वैल्यू 50/372 इंटू इसका रेजिस्टेंस वो कितना है 312। तो यहाँ से अपने पास में Vs आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 है तो ये जो वैल्यू है वो Vs की ही वैल्यू है। सिमिलरली हम यहाँ पे I2 कैलकुलेट कर लेते हैं। I2 कैलकुलेट करेंगे तो अगेन इस वाली ब्रांच के अंदर करंट I2 है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 50 है और दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 600। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 50/600। तो अब हम ये वाला जो रेजिस्टेंस है R1 इसके अक्रॉस ओम्स लॉ यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा VT माइनस ये वाला टर्मिनल जो है ये 0 पोटेंशियल पे है, 0 इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अपने पास में VT आ जाएगा। तो Vs और VT इन दोनों के बीच में फिर हम डिफरेंस अगर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से जो भी वैल्यू आ जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अपने पास में आएगी 0.27 वोल्ट, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो कैपेसिटर हैं और दोनों कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें दे रखी है और उन कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ की जो मेजरमेंट है उसमें एरर भी हमें यहाँ पे गिवन है। दोनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और एक बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, बैटरी के लिए EMF की वैल्यू और उसमें एरर हमें यहाँ पे गिवन है। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है उसके अंदर कितनी परसेंटेज एरर होगी इस कॉम्बिनेशन के लिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैपेसिटर के सिस्टम में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हम एक्सप्रेस करते हैं हाफ C इक्वलेंट इंटू V²। तो पहले हमें C इक्वलेंट कैलकुलेट करना होगा और उसमें एरर कितनी है वो भी कैलकुलेट करना होगा, फिर हम एनर्जी में एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो मान लेते हैं C है और दो पैरेलल में है ये, तो यहाँ पे अपने पास में रिलेशन ये हो गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 1/C विल बी इक्वल टू 1/C1 हमें दे रखा है वो है 2000 प्लस C2 हमें दे रखा है वो है 3000, ठीक है। तो यहाँ से C अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास में वैल्यू आ रही है 1200 पिक्रोफेराड, ठीक है। तो ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। अब इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में जो एरर है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो एरर कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे ये जो रिलेशन है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो अपने पास में रिलेशन ये आ जाएगा माइनस DC/C स्क्वायर माइनस DC1/C1 स्क्वायर माइनस DC2/C2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, नेगेटिव साइन वो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। DC हमें कैलकुलेट करना है, C की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली है तो ये हो गया 1200 स्क्वायर। DC1 वो C1 कैपेसिटेंस में एरर है तो वो हमें दे रखी है, वो कितनी है 10 और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2000। C2 कैपेसिटर में एरर वो 15 है प्लस और C2 की वैल्यू वो 3000 है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर DC कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से सॉल्व करने से DC की वैल्यू अपने पास में आएगी 6 पिक्रोफेराड, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हो गया 1200 प्लस माइनस 6 पिक्रोफेराड, ठीक है। अब स्टोर्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन हम देखते हैं। स्टोर्ड एनर्जी वो होगी हाफ C इंटू V², ठीक है। हमें स्टोर्ड एनर्जी में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है तो पहले हमें फ्रैक्शनल एरर निकालनी होगी। फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए हम इसको लॉग ले लेंगे और लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास में रिलेशन ये आ जाएगा du/u इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएट करने से इसमें तो एरर वो 0 हो जाएगा
और ये हो गया DC अपॉन C प्लस 2 इंटू DV अपॉन V, ये हो गया। परसेंटेज एरर निकालेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, DU अपॉन U इंटू 100%। इधर वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो DC की वैल्यू तो अपने पास में है 6 और C की वैल्यू है 1200 प्लस 2 इंटू DV हमें दे रखा है वो कितना है 0.02 और वोल्टेज की वैल्यू है V की वैल्यू हमें दे रखी है वो कितनी है 5, तो यहाँ पे ये हो गया 5 इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो स्टोर्ड एनर्जी में जो परसेंटेज एरर है इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 1.3%। ठीक है, यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 100 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हो गया 1/2 यानी कि 0.5 और ये अपने पास में आ जाएगा 4/5 यानी कि 0.8, तो 0.5 प्लस 0.8 वो अपने पास में हो गया 1.3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक सॉलिड एल्यूमिनियम ब्लॉक है, उसके लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू हमें दे रखी है और अर्थ की सरफेस पे ब्लॉक की जो एज लेंथ है वो 1 मीटर है। इसके बाद में हमें बोला है कि अगर इस ब्लॉक को हम 5 मीटर डेप्थ के ओशियन के फ्लोर पे अगर रखते हैं, ठीक है, उसकी सरफेस पे बॉटम पे अगर हम रखते हैं तो वहाँ पे इसकी लेंथ में जो चेंज है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ग्रेविटी की वैल्यू हमें दे रखी है 10 और डेंसिटी जो दे रखी है वाटर की वो हमें दे रखी है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो लेंथ में चेंज कैलकुलेट करना है हमें, तो लेंथ में चेंज कैलकुलेट करने के लिए पहले हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना एक्सेस प्रेशर यहाँ पे होगा, क्योंकि ये जो लेंथ में चेंज हो रहा है ये एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से ही होगा, क्योंकि जब सरफेस पे हम उसको अर्थ की सरफेस पे जब हम इसको रख रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा है, बट 5 किलोमीटर डेप्थ पे अगर हम इसको रखेंगे तो वहाँ पे डेप्थ की वजह से यानी उस लिक्विड की वजह से जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा और उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से वो चारों तरफ से इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा और उसकी वजह से जो है इसकी साइड लेंथ भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे कितना आ रहा है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो होगा, एक्सेस प्रेशर जिसको हम बोलते हैं DP, एक्सेस प्रेशर DP वो होगा ρgh, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो है 10⁻³ जी की वैल्यू 10 लेनी है और h जो है वो डेप्थ है सरफेस से, तो डेप्थ जो है वो 5 किलोमीटर है यानी कि 5 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास में आ गई 5 इंटू 10⁻⁷, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है। ठीक है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू हमें दे रखी है, तो वो एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए पहले हम जो है वॉल्यूम में चेंज को लेंथ में जो चेंज है उससे रिलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम जो है क्यूब का वो अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो लेंथ क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो गया dV इज इक्वल टू 3L²। ठीक है, दोनों तरफ वॉल्यूम से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इधर की तरफ dV अपॉन V, नीचे इधर वॉल्यूम को हम L³ ले लेते हैं और साथ में इधर की तरफ dl भी होगा, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इधर dV और इधर की तरफ 3L² dl हो गया। तो यहाँ से अपने पास में जो रिलेशन आ रहा है वो आ गया dV अपॉन V इज इक्वल टू 3 इंटू DL अपॉन L। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। dV बाई V वो वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज है और dl बाई L वो लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज है। ठीक है, तो ये अपने पास में रिलेशन हो गया। अब बल्क मॉडुलस का जो एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बल्क मॉडुलस बीटा वो है एक्सेस प्रेशर dP अपॉन माइनस dV अपॉन V, ये है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है वो कितनी है 70। ठीक है, देखो बल्क मॉडुलस में नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मॉडुलस है ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्योंकि dV बाई V वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स चारों तरफ से लग रहा है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये वाली टर्म जो है वो डिक्रीज हो रही है और ये कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो आगे एक नेगेटिव साइन लगाने से ये वाली टर्म जो है ये यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करने हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं।
जो एक्सेस प्रेशर है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो है 5 × 10⁻⁷। dV अपॉन V को हम लेंथ की टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ये हो गया 3 × dl/L इक्वल टू 70। ठीक है, तो यहाँ से हम dl/L कैलकुलेट कर सकते हैं। dl/L कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ रही है, और 70 के साथ में ये गीगा पास्कल है, तो 10⁹ का फैक्टर यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से dl/L की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 5 इंटू ये हो गया 10⁻10 यानी कि 10⁻⁻³ और नीचे ये एक्सप्रेशन हो गया 21। ठीक है, ये dl/L की वैल्यू है मीटर में। तो L जो है लेंथ, उसकी भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेंथ की वैल्यू 1 मीटर हमें दे रखी है, तो यहाँ से अपने पास में dl की जो वैल्यू आ रही है वो हो गई 5/21 इंटू 10⁻³ मीटर, तो इसको हम बोल सकते हैं मिलीमीटर। और 5/21 इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 0.24 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये एज लेंथ के अंदर चेंज की वैल्यू है। ठीक है, 5/21 और 0.24 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जो है सर्किट दे रखा है और सर्किट में यहाँ पे 2 लूप हैं। दोनों लूप में बैटरी लगी हुई है, रजिस्टर लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यूज़ हमें दे रखी है, बैटरी के ईएमएफ की वैल्यू भी हमें दे रखी है, और साथ में दोनों लूप को एक दूसरे के एडजेसेंट रखा हुआ है। तो इनमें जो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है उसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के कोफिशिएंट की वैल्यू भी हमें दे रखी है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे दोनों जो स्विचेस लगे हुए हैं, इसमें ये बोला है कि आफ्टर बोथ द स्विचेज आर क्लोज साइमल्टेनियसली द टोटल वर्क डन बाय द बैटरीज अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर्स बाय द टाइम करंट रीच देयर स्टडी स्टेट वैल्यू इज। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब स्टडी स्टेट आ जाएगी दोनों सर्किट में, वो स्टडी स्टेट आने तक यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके अगेंस्ट टोटल वर्क डन कितना है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से वर्क डन होगा वही उसके अगेंस्ट भी होगा, तो हम उसकी वजह से वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्क डन की कैलकुलेशन के लिए पहले हम स्टडी स्टेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम स्टडी स्टेट के अंदर यहाँ पे कितनी करंट यहाँ पे सर्किट में फ्लो होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे जो सर्किट दोनों लूप के अंदर हमें जो करंट दे रखी हैं, इन करंट की स्टडी स्टेट वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो इस वाले करंट की जो स्टडी स्टेट वैल्यू यहाँ पे होगी I1 की। ठीक है ना, वैसे तो पहले तो करंट जो है ये वेरी होगा, फाइनली जो है लॉन्ग टाइम के बाद में जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी। तो यहाँ पे I1 की जो स्टडी स्टेट वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टडी स्टेट में इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/5 इक्वल टू 1 एम्पियर। सिमिलरली इस वाले सर्किट में जो करंट है इसकी स्टडी स्टेट वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसके अक्रॉस 20, तो यहाँ से ये आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, तो बीच में कोई भी इंटरमीडिएट टाइम हम यहाँ पे ले लेते हैं। उस टाइम पे पहले हम ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, फिर स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर वहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू किसी भी टाइम पे अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E1, इंड्यूस्ड ईएमएफ अब यहाँ पे 2 फिनोमिना की वजह से होगा। एक तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से होगा, दूसरा हमें दोनों लूप के लिए दे रखा है कि दोनों लूप को एडजेसेंट रखा हुआ है, तो इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन भी हो रहा है और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। तो दोनों फैक्टर की वजह से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, उसको कंसिडर करना है। तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो फर्स्ट लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा L1 इंटू सेल्फ करंट, वो है dI1/dt। ठीक है, I1 की रेट ऑफ चेंज है किसी भी टाइम टी पे। स्टडी स्टेट वैल्यू I1 की वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, ये किसी भी टाइम टी पे कुछ वैल्यू होगी। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से होगा M इंटू एडजेसेंट लूप में करंट, उसकी रेट ऑफ चेंज dI2/dt। ठीक है, ये फर्स्ट लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। सेकेंड लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे तो ये हो गया L2 इंटू रेट ऑफ चेंज सेल्फ इंडक्शन की वजह से देख रहे हैं हम, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से देखेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू एडजेसेंट लूप में रेट करंट में चेंज। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया।
तो अब हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस टाइम पे पावर कितनी है। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई हो रही है वो पावर सप्लाइड अगर हम देखेंगे तो वो होगी EMF इंटू करंट, ठीक है। फिर उससे हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ वर्क डन जो है वो क्या होती है, पावर के इक्वल होती है। तो स्मॉल टाइम इंटरवल dt के अंदर जो यहाँ पे वर्क डन होगा फर्स्ट लूप में, ठीक है ना, इंड्यूस्ड EMF के अगेंस्ट हम देख रहे हैं, तो इंड्यूस्ड EMF जितना वर्क कर रहा है वो उतना ही वर्क उसके अगेंस्ट होगा। तो इंड्यूस्ड EMF की वजह से यहाँ पे वर्क देखेंगे तो dW1 ये होगा इंड्यूस्ड EMF E1 इंटू करंट। तो इस वाले लूप में करंट क्या है, I1 इंटू स्मॉल टाइम इंटरवल dt। पावर की वैल्यू होगी E1 I1 और ये रेट ऑफ वर्क डन के इक्वल है, तो यहाँ से dt से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया पावर को, तो ये वर्क डन आ गया। E1 की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो dW1 की जो वैल्यू है वो अपने पास में आ जाएगी L1 I1 इंटू dI1, dt कैंसिल हो गया, प्लस M इंटू I1 इंटू dI2, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें जो वर्क डन होगा dW2 वो होगा E2 इंटू I2 इंटू dt, वैल्यू रख देते हैं। तो E2 की वैल्यू रख देंगे तो ये हो गया L2 इंटू I2 इंटू dI2 प्लस M इंटू I2 इंटू dI1, ठीक है, ये आ गया। स्मॉल टाइम इंटरवल dt में टोटल वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो वो इन दोनों का समेशन होगा दोनों लूप के लिए, तो dW विल बी इक्वल टू dW1 प्लस dW2। वैल्यूज रख देते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर dW वैल्यू रखेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों की ये जो म्यूचुअल इंडक्शन वाली टर्म्स हैं इनको हम क्लब कर लेते हैं। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास में L1 I1 इंटू dI1 प्लस L2 I2 इंटू dI2 प्लस M इसमें कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया I1 dI2 प्लस I2 dI1, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से dW की वैल्यू होगी L1 I1 dI1 प्लस L2 I2 dI2 प्लस M, और ये जो डिफरेंशिएशन है ये डिफरेंशिएशन है dI1 I2। ये स्मॉल टाइम इंटरवल में दोनों लूप के लिए वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया। टोटल वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन यहाँ पे लेफ्ट में तो हो गया W। इंटीग्रेशन में करंट की लिमिट होगी, इसमें तो करंट की लिमिट जो है वो स्टडी स्टेट करंट पे जाएगी, 0 टू स्टडी स्टेट करंट, वो हमें पता है वो कितना है 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा हाफ L I1 स्क्वायर, इंटीग्रेट करने से ये हो गया हाफ L2 I2 स्क्वायर, प्लस इस वाले एक्सप्रेशन में M तो कांस्टेंट है और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा I1 I2, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यूज़ और I1 I2 जो है वो यहाँ पे स्टडी स्टेट करंट है, ये सारी वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वर्क डन की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 55 मिली जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए कंटेनर विथ 1 kg ऑफ वाटर इन इट इज़ केप्ट इन सनलाइट विच कॉजेज द वाटर टू गेट वार्मर देन द सराउंडिंग, ठीक है। तो वाटर जो है उस पर सनलाइट की फॉर्म में जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम यहाँ पे रिसीव हो रही है वो हमें गिवन है, ठीक है, 700 वाट पर मीटर स्क्वायर, और जो इफेक्टिव एरिया है जो कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो एरिया भी हमें यहाँ पे दे रखा है। साथ में हमें ये दे रखा है कि जो वाटर सराउंडिंग में हीट लॉस कर रहा है उसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पे वैलिड है। तो आगे इसमें बोला है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, वाटर और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और बोल रखा है कि इग्नोर द इफेक्ट ऑफ कंटेनर एंड टेक कांस्टेंट फॉर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दिस। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, हीट कैपेसिटी हमें दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो
आफ्टर ए लॉन्ग टाइम का मतलब ये हो गया कि जब स्टडी स्टेट आ जाएगी तो उस स्टडी स्टेट के अंदर वाटर और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो हम ये जानते हैं कि स्टडी स्टेट के अंदर जो रेट ऑफ हीट लॉस होगी और जो रेट ऑफ हीट गेन होगी वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जिस रेट से पावर जो है वो रिसीव हो रही होगी उसी रेट से पावर वहां पे जो है लॉस भी हो रही होगी। ठीक है, तो पहले तो हम पावर रिसीव्ड यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। पावर रिसीव्ड कैलकुलेट करने के लिए एवरेज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हमें दे रखा है। ठीक है, तो पावर रिसीव्ड अगर हम देखेंगे तो हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अपने पास में आ जाएगा पावर 700 वॉट है पर यूनिट एरिया। ठीक है, इनटू एरिया, एरिया जो है इफेक्टिव एरिया 0.05 है। ठीक है, तो यहां से जो पावर रिसीव्ड आएगी उसकी वैल्यू अपने पास में आ गई 35 वॉट, यानी कि ये एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड अपने पास में आ गया। ठीक है, तो स्टडी स्टेट यानी कि लॉन्ग टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो पावर रिसीव्ड विल बी इक्वल टू पावर लॉस। ठीक है, तो पावर लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लॉस जो हो रहा होगा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की फॉर्म में हम वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए हम जानते हैं कि जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा dt/dt इक्वल टू -k∆T। के जो है वो कांस्टेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया -0.01 इंटू ∆T। ठीक है, तो अब हम पावर लॉस कैलकुलेट करते हैं। पावर लॉस वो एक्सप्रेस होता है -ms/dt/dt। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, m हमें 1 दे रखा है, s की वैल्यू 4200 है और dt/dt की वैल्यू ये है 0.001 इंटू ∆T। ये पावर लॉस आ गया। ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और पावर रिसीव्ड की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास में है, तो यहाँ से ये हो गया 35 इक्वल टू 4200 इंटू 0.001। ठीक है, इंटू ∆T। तो यहाँ से अगर हम ∆T कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 8.33 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वाटर और सराउंडिंग के बीच में वो कितना होगा, 8.33। ओके।